हाय गाइस। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एस 300 चैप्टर नंबर 2 ऑडिट प्लानिंग। ठीक है। कल हम लोगों का हो गया था चैप्टर नंबर 11। अभी तक हम लोगों का चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 11 हो गया है। पेज तो ठीक ही चल रहा है। ठीक है, एक दिन मतलब ऐसा वाला भी वीडियो नहीं कि बहुत बड़ा वाला वीडियो लाइक एक एक घंटा 1.5 घंटा। मैक्स टू मैक्स आधा घंटा, नॉर्मली 14-15 मिनट 20 मिनट का वीडियो हो रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को भी उतना दिक्कत नहीं होगा और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसमें भी सारे चैप्टर्स के नोट्स प्रोवाइड किए मतलब करते रहेंगे हम लोग। अभी तक चैप्टर नंबर 1, 11 कल मैंने कर दिया था। चैप्टर नंबर 2 उसका पीडीएफ में भेज दिया था। अभी चैप्टर नंबर 2 खत्म होगा तो चैप्टर नंबर 3 का भी पीडीएफ में भेज दूंगा। चैप्टर नंबर 4 का भी ऐसे ऐसे करके। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 दो चीजों के ऊपर है, एक है ऑडिट प्लानिंग और एक है ऑडिट प्रोग्राम। पहले ऑडिट प्लानिंग का समझ लेते हैं। ऑडिट प्लानिंग क्या है, मतलब उसका ऑडिट प्लानिंग है क्या। द नेचर ऑफ ऑडिट प्लानिंग इज नॉट ए डिस्क्रीट फेज ऑफ, मतलब जो ऑडिट प्लानिंग है ना, ये डिस्क्रीट फेज मतलब कुछ अलग वाला कोई फेज नहीं है ऑडिट का, बट रेदर ए कंटिन्यूअल एंड इटरेटिव प्रोसेस। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि प्लानिंग कोई अलग सा फेज नहीं है, वो होते रहता है। जैसे कि अगर सोचिए कि मैं आपका एग्जाम का प्रैक्टिकल एग्जाम कर दे रहा हूं। आप सोचिए कि मेरे को एक महीना में मेरे सारे चैप्टर्स का एक एक करके रिवीजन हो जाना चाहिए। अभी क्या है कि आप तो सोच रहे हैं कि मेरे को सारे चैप्टर्स का रिवीजन हो जाना चाहिए। 2 मिनट 2 मिनट रुके। हाँ, अभी आप सोचिए कि मेरे सारे चैप्टर्स का रिवीजन हो जाना चाहिए, लेकिन सोचिए कि कोई भी कारण के लिए फैमिली इशू हो गया, हेल्थ इशू हो गया, अभी आपका वो नहीं हो पाए। आप जो एक मंथ का सोचे थे उसके लेके उसके ऊपर बेस करके आप फिर रिवीजन हो गया, फिर सेकेंड रिवीजन हो गया, फिर एग्जाम मॉक टेस्ट, ये सारे का प्रिपरेशन एक आप टाइम टेबल बनाए थे कि हाँ मेरा जून तक मेरा ये खत्म होगा, फिर जुलाई में ये खत्म होगा, सितंबर जुलाई अगस्त में ये खत्म होगा, फिर सितंबर में एग्जाम है। अभी क्या है कि जून में मेरे को खत्म नहीं हुआ, कोई भी कारण हो सकता है। आप ऐसा तो नहीं कि वो छोड़ ही दोगे, आप अपना प्लानिंग को चेंज करोगे। अगर जून में मेरे को ये खत्म नहीं हुआ तो आप प्लानिंग चेंज करके ऐसा करोगे कि जुलाई मिड तक ये खत्म हो जाए रिवीजन, फिर जुलाई मिड से अगस्त मिड तक ये खत्म हो जाए, फिर मॉक टेस्ट दे देंगे। आप ऐसे ही नहीं करोगे। यही है, ये ही है नेचर ऑफ ऑडिट प्लानिंग। प्लानिंग कभी भी डिस्क्रीट फेज नहीं हो सकता। इट इज ए कंटिन्यूअस एंड इटरेटिव, जो कि बार बार चेंज हो सकता है। चेंज हो सकता है, चेंज होता ही है। वो साइक्लिकल है कि आप प्लानिंग किए, आप एग्जीक्यूट किए, उसमें कुछ डिफिकल्टीज आए, उसमें कुछ इंफॉर्मेशन आया, नया इंफॉर्मेशन उसको आप प्लानिंग में फीड करें, उसके हिसाब से प्लानिंग को चेंज करें, फिर से एग्जीक्यूशन करें, फिर से नया इंफॉर्मेशन आया, उस हिसाब से आप प्लानिंग चेंज करते 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 रहो। ठीक है। ऑडिट प्लानिंग कब से स्टार्ट होता है? इट स्टार्ट फ्रॉम कंप्लीशन ऑफ द प्रीवियस, जो कि प्रीवियस ऑडिट जैसे ही कंप्लीट होता है उसी से ऑडिट प्लानिंग स्टार्ट हो जाता है। एंड जो करंट ऑडिट एंगेजमेंट है उसका खत्म होने तक ये ऑडिट प्लानिंग चलता है। ठीक है। द ऑडिट प्लानिंग स्टार्ट फ्रॉम कंप्लीशन ऑफ द प्रीवियस ऑडिट एंड कंटिन्यू until the completion of the current audit engagement। ठीक है। अच्छा, तो ये तो हो गया नेचर ऑफ ऑडिट प्लानिंग। अभी इसका बेनिफिट क्या है, बेनिफिट पढ़ लेते हैं। ऑडिट प्लानिंग का बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, जो की है एप्रोप्रिएट एजुकेशन टू इम्पोर्टेंट। आप जब प्लानिंग करोगे, जैसे कि आप ना इसको आप एग्जाम्पल के हिसाब से चलोगे ना तो आपको फटाक से क्लिक करेगा। आप जो एग्जाम को लेके, एग्जाम को टारगेट देके आप जो प्लानिंग किए उसमें क्या क्या आपको बेनिफिट मिला उसको समझते हैं। एप्रोप्रिएट अटेंशन टू इम्पोर्टेंट एरियाज। आप जब प्लानिंग करोगे ऑब्वियसली आपको एक पता चलेगा कि मेरा इंपॉर्टेंट एरिया जहां पे मेरे को अभी लैक कर रहा हूं मैं,
उसको फोकस करना है, तो आप उस हिसाब से आपको पता चलेगा कि हाँ भाई इधर मेरा लैग कर रहा है, अभी मेरे को इधर फोकस करना है। ठीक है। आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व पोटेंशियल प्रॉब्लम। आप जैसे जैसे प्लानिंग करोगे, फिर उसको न्यू इन्फॉर्मेशन को फीड करोगे, फिर नया प्लानिंग करोगे, उस हिसाब से ना आप आइडेंटिफाई करोगे। क्या आइडेंटिफाई करोगे? पोटेंशियल प्रॉब्लम्स को। और जैसे ही आप आइडेंटिफाई करोगे, आप प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना स्टार्ट कर दो। आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व पोटेंशियल प्रॉब्लम। जैसे आप प्लानिंग करते हो ना, उसमें क्या है, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी बढ़ता है। अभी सोच लो आपको दिल्ली से मुंबई जाना, ठीक है। अभी आप बिना कुछ प्लानिंग करे बस रोड पे चलते रहे, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आप बस घूमते रहोगे। लेकिन अगर आपको दिल्ली से मुंबई जाना है, आप प्लानिंग कर दिए कि हाँ भाई सुबह मुझे इतने बजे उठना है, फिर प्लेन पकड़ना है या फिर ट्रेन पकड़ना है या फिर अपने कार से जाना है, कुछ भी करना है। और आप मैप देख रहे कि ठीक है इस रूट से जाएंगे तो सबसे कम टाइम लगेगा, आप गूगल मैप ऑन किए और कार पे प्लेस कर दिए। उसमें क्या हुआ, एक तो इफेक्टिवनेस बढ़ा और एफिशिएंसी बढ़ा, ऑडिट का या फिर कोई भी काम का। सिलेक्शन ऑफ टीम मेंबर्स, जैसे आप प्लानिंग करोगे ना, उस हिसाब से आप क्या टीम मेंबर्स को सिलेक्ट कर पाओगे कि हाँ भाई मुझे ये टीम मेंबर चाहिए। ठीक है। जैसे जिसका एक्सपर्टीज है उस हिसाब से। डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ टीम एंड रिव्यू ऑफ वर्क। प्लानिंग करोगे तो ऑब्वियसली आप उस प्लानिंग के ऊपर बेस करके आप डायरेक्ट कर पाओगे एंड सुपरवाइज करो पाओगे एंड रिव्यू कर पाओगे। डायरेक्ट एंड सुपरवाइज करोगे टीम को एंड रिव्यू करोगे उसके वर्क को। ठीक। एंड कोऑर्डिनेशन विद अदर ऑडिटर्स एंड एक्सपर्ट। आप जब प्लानिंग कर लोगे ना, उसमें क्या हो, एक कोऑर्डिनेशन बन जाएगा किसके साथ, विद अदर ऑडिटर्स एंड एक्सपर्ट। तो बेनिफिट क्या है प्लानिंग के? Appropriate attention to important areas, identify and resolve potential problems, efficient and effective audit, selection of team members, direction and supervision of team and review of the work, and coordination with other auditors and experts. Planning, however, includes planning include करता है क्या? Consideration of the timing of certain activities and audit procedures. Planning क्या include करता है? Consideration of timing of activities and audit procedures that need to be completed prior to performance of the audit procedure for the audit procedure. ठीक है। प्लानिंग क्या इंक्लूड करता है? ओमेगा इंक्लूड करता है। अच्छा, ओमेगा को ना आप उल्टा पढ़ोगे। जब भी आप पढ़ो ओमेगा, लेकिन आप जब एग्जाम देने जाओगे ना, तो आप इसको उल्टा लिखना। क्या कैसे मैं बोल देता हूँ, ओमेगा का मतलब क्या है? ओ फॉर अदर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, परफॉर्मेंस ऑफ अदर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। ठीक है। एम, मेटेरियलिटी, डिटर्मिनेशन ऑफ मेटेरियलिटी, डिटर्मिनेशन ऑफ मेटेरियलिटी। ऑब्वियसली प्लानिंग स्टेज पे ही आप डिटरमाइन करोगे मेटेरियलिटी। आप जब काम करने जाओगे तब तो आप मेटेरियलिटी डिटरमाइन नहीं करोगे ना। ई, इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट्स, इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट्स। G, obtaining general understanding of legal and regulatory framework applicable to the entity and how the entity complies. A, analytical procedure to be applied as research procedure. ये जब आप ओमेगा पढ़ लोगे ना, उसमें क्या आपको बस ये ओमेगा को उल्टा लिखना है, AGEMO। ठीक है। उसमें क्या है? A for analytical procedure to be applied as research procedure, obtaining general understanding of legal and regulatory framework, involvement of experts, determination of materiality and performance of the other exceptional procedure. ठीक है। प्लानिंग क्या क्या इंक्लूड करता है? ओमेगा। ओमेगा मतलब क्या? ए फॉर analytical procedure to be applied as research procedure. OMEG, G for obtaining general understanding of the legal and regulatory framework. E, involvement of expert. M, determination of materiality. O, performance of other research procedure. ठीक है। जैसे हम लोग एस क्यू वन हो गया, एस 220 हो गया, इन लोगों के एलिमेंट्स देखे, अभी प्लानिंग का भी तो एलिमेंट होगा ना। तो प्लानिंग का एलिमेंट क्या है? एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग क्या है? एक तो प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, एक है प्लानिंग एक्टिविटी। प्लानिंग के दो एलिमेंट्स है, प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज और प्लानिंग एक्टिविटीज। अभी क्या है ये दो एंगेजमेंट? प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज से हम लोग स्टार्ट करते हैं। अरे हाँ,
P11 engagement activities. इसमें क्या होता है कि द ऑडिटर कंसिडर, ऑडिटर क्या कंसिडर करता है, वेदर द रिलेशनशिप विद द क्लाइंट शुड बी कंटिन्यूड। इसमें ऑडिटर क्या कंसिडर करता है कि जो रिलेशनशिप विद द क्लाइंट है वो कंटिन्यू होना चाहिए या नहीं। ठीक है, और क्या, वेदर एथिकल रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस कंटिन्यू टू बी कंप्लाइड विद। पीने में एंगेजमेंट एक्टिविटीज में ऑडिटर दो चीजें कंसिडर करते हैं। एक तो ऑडिटर रिलेशनशिप विद क्लाइंट शुड बी कंटिन्यूड, मतलब जो रिलेशनशिप क्लाइंट के साथ अभी रेडी किया हुआ है वो कंटिन्यू होना चाहिए कि नहीं, एंड वेदर एथिकल रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस कंटिन्यू टू बी कंप्लाइड विद। ठीक है, एक तो रिलेशनशिप विद द क्लाइंट कंटिन्यू होना चाहिए कि नहीं, और एथिकल रिक्वायरमेंट्स वो अभी तक कंप्लाई हो रहा है कि नहीं, मतलब वो कंटिन्यू हो रहा है कि नहीं, कंप्लायंस विद इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस। अभी ये जो दोनों चीजों को कंसीडर करेंगे, दिस इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड करता है, तीन चीजें। परफॉर्मिंग प्रोसीजर रिगार्डिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, evaluating compliance with ethical requirements including independence, and establishing an understanding of the terms of engagement। प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज में ये जो ऑडिटर कंसीडर करता है, रिलेशनशिप विद द क्लाइंट शुड बी कंटिन्यूड, वेदर रिलेशनशिप विद द क्लाइंट एंड वेदर एथिकल रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस कंटिन्यू टू बी कंप्लाइड विद। ये क्या इंक्लूड करता है, परफॉर्मिंग प्रोसीजर रिगार्डिंग द कंटिन्यूअस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, इवैल्यूएटिंग कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस, एंड एस्टैब्लिशिंग एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। परफॉर्मिंग प्रोसीजर रिगार्डिंग द कंटिन्यूअस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, इसमें कौन कौन से मैटर्स है जो कंसीडर होना चाहिए। मैटर नीड्स टू बी कंसीडर सच एज integrity of principal owner and key management, competence of the engagement team, and implication of the matters arising during the previous। ये आपको पढ़ के कुछ क्लिक कर रहा है क्या, इंटीग्रिटी ऑफ प्रिंसिपल ओनर एंड की मैनेजमेंट, कंपिटेंस ऑफ द एंगेजमेंट टीम। हाँ, ए से एसक्यूसी वन, acceptance and continuance of the client relationship and specific audit engagement। याद है, हाँ, इंटीग्रिटी तो इसमें क्या है, परफॉर्मिंग प्रोसेस रिगार्डिंग द कंटिन्यूअस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप, इसमें क्या है, मैटर्स नीड टू बी कंसीडर्ड, क्या है, इंटीग्रिटी ऑफ प्रिंसिपल ओनर एंड की मैनेजमेंट, competence of engagement team, and implication of the matters arising during the previous and current audit। ठीक है, evaluating अभी compliance with ethical requirements इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस, उसको जब भी हम लोग इवेल्युएट करेंगे उसमें क्या क्या आएगा, ऑडिटर सेल्फ कंटिन्यूअसली इवेल्युएट कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस। ऑडिटर को क्या करना चाहिए, ऑडिटर शैल कंटिन्यूअसली इवेल्युएट compliance with ethical requirements including independence। The engagement partner shall form a conclusion on compliance with independence requirements। In doing so, the engagement partner shall, तो मतलब द एंगेजमेंट पार्टनर शैल फॉर्म ए कंक्लूजन ऑन कंप्लायंस विद इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट। ठीक है, उसको करने के लिए द एंगेजमेंट पार्टनर को क्या करना होगा, टोटल तीन चीजें, क्या क्या, obtain relevant information from the firm to identify and evaluate circumstances that create threats to independence। मतलब मैं बोला था ना वो सेम ही चीज है, एक बार अगर ये फर्स्ट लाइन आपको आ गया तो आपका पूरा हो जाएगा। इवेल्युएट इंफॉर्मेशन ऑन आइडेंटिफाइड ब्रीचेस एंड डिटरमाइन वेदर दे क्रिएट थ्रेट टू इंडिपेंडेंस, टेक एप्रोप्रिएट एक्शन टू एलिमिनेट सच थ्रेट और रिड्यूस टू एन एक्सेप्टेबल लेवल बाय अप्लाइंग सेफगार्ड्स, एंड इफ कंसीडर्ड एप्रोप्रिएट टू विथड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट। ऑब्वियसली ऑडिटर शैल कंटिन्यूअसली, ऑडिटर को कंटिन्यूअसली इवेल्युएट करना चाहिए कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट इंक्लूडिंग इंडिपेंडेंस। ठीक है, अभी द पार्टनर, द एंगेजमेंट पार्टनर शैल फॉर्म a conclusion on compliance with independence requirement। The engagement partner shall form a conclusion on compliance with independence requirement। In doing so,
The engagement partner shall obtain relevant information from the firm to identify and evaluate circumstances that create threats to independence, evaluate information on identified breaches and determine whether they create a threat to independence, and take appropriate action to eliminate such threat or reduce to an acceptable level by applying safeguards. If considered appropriate, to withdraw from the engagement. ठीक है, तो तीन चीजें करना है एंगेजमेंट पार्टनर को, टोटल तीन चीजें करना है। क्या क्या चीजें? चीजें, हाँ, ऑब्टेन रिलेवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फर्म टू आइडेंटिफाई एंड इवैल्यूएट, मतलब इंफॉर्मेशन को आइडेंटिफाई एंड ऑब्टेन, पहले तो ऑब्टेन करो इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फर्म टू आइडेंटिफाई एंड इवैल्यूएट circumstances that create threats to independence. Evaluate information on identified breaches, जो कि जो आइडेंटिफाइड ब्रीचेस है उसमें उसका जो इंफॉर्मेशन मिला है हमको उसको इवैल्यूएट करा एंड डिटरमाइन व्हेदर दे क्रिएट थ्रेट टू इंडिपेंडेंस एंड टेक एप्रोप्रिएट एक्शन टू रिड्यूस देम टू एलिमिनेट सच थ्रेट और रिड्यूस देम टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। अगर वो अगर कंसीडर्ड एप्रोप्रिएट हुआ, अगर एप्रोप्रिएट कंसीडर हुआ तो विड्रॉ फ्रॉम द एंगेजमेंट। Establishing an understanding of the terms of engagement. Auditor sends an audit engagement letter before the commencement of the audit. It ensures that there is no confusion with the client regarding terms of engagement. Obviously, establishing an understanding of the engagement method, auditor sends an audit engagement letter before the commencement of the audit. It ensures that there is no confusion with the client regarding terms of engagement. ठीक है, तो आज हम लोग इतना तक ही रखते हैं। ठीक है, छोटा सा ही वीडियो करते हैं। ठीक है, उतना ज्यादा हाइपर नहीं करते हैं, बहुत ज्यादा एक साथ नहीं करेंगे, धीरे धीरे करेंगे। अभी भी अच्छे से ही हम लोग जा रहा है, तो बाई। और आपको अगर चैप्टर 2 का पीडीएफ चाहिए होगा, हैंडरिटन नोट्स ये वाला पीडीएफ, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप जाके ले सकते। बाई।